नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र हमारे आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। तो आप हमेशा से सुनते आए हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो संविधान को या फिर देश को चलाने का काम करती है। उसमें से एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो सबसे मुख्य भूमिका होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, जो कि देश चलाते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। इनमें से भी इनके टाइप्स होते हैं। इनमें सबसे मेन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। मैं एक ग्राफ के जरिए से इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, आप और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि कैसे हमारी कैबिनेट चलती है, कैसे हमारी पार्लियामेंट चलती है, या कैसे हमारा देश चलता है। तो ये है हमारे पीएम साहब। पीएम साहब सबसे पावरफुल हैं। इनके चारों तरफ का ये जो घेरा है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि 15 से 20 संख्या में होते हैं। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि इनसे थोड़ा सा कम पावरफुल होते हैं। ये इसके ऊपर का घेरा है। ये हो गए आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इनके बाद आपके आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। इसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रेनी लड़के, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं नए नए रिक्रूट। ये ट्रेनी टाइप होते हैं जिनको ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज़्यादा करीब है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ये डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। ये फिर कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और रेयर केसेस में प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। ये अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था, पूरी एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, टेन्योर के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, एंड ओथ एंड अफर्मेशन एंड सैलरीज के बारे में अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 74, जो कि कहता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, और इनकी एड एंड एडवाइस जो है वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करी जा सकती। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 42nd अमेंडमेंट आने से पहले, 42nd अमेंडमेंट जो कि आया था 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट, इसमें ये चीज़ एक नई ला दी गई, जो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड होगी। उससे पहले प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड इनकी एडवाइस नहीं हुआ करती थी। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया, जिसको बहुत ही ज़्यादा विवादित भी माना गया, इसके आने के बाद ये बोल दिया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कि प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जो है एड एंड एडवाइस जो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो एक तरीके से बाउंड होगी। 44th अमेंडमेंट इसके बाद आता है 1978 में मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट के टाइम पे। तो उनको एक चांस मिला था इसको रिपील करने का, लेकिन उन्होंने बोला ये चीज़ बनी रहेगी, बाउंड रहेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि एक चांस दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब को कि दोबारा से रिकंसिडर करें। उनको एक बार बोला जाएगा, एक बार वो बिल वापस कर सकते हैं दोबारा रिकंसिडर करने के लिए। एक बार उस एडवाइस को हो सकता है वो ना माने, लेकिन दोबारा से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम चीज बोलते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो चीज माननी होगी, और ये चीज बाउंड ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे चल के बाउंड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे वही चीज प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन अब ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड हो चुकी है, और अगर इसका उल्लंघन करते हैं प्रेसिडेंट साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना के तहत उनको इंपीच भी किया जा सकता है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि आर्टिकल 75 जो है उससे जुड़े हुए क्या प्रोविजंस हैं। तो 75 अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट के ही द्वारा जो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन उसमें एडवाइस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा हुआ है। और 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट,
उसके तहत बोला गया कि 15% जो टोटल लोकसभा की लेंथ है, लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है उससे 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। पहले कोई भी किसी को भी मिनिस्टर्स बना दे रहा था, तो इसलिए 91st अमेंडमेंट एक्ट को ऐड करना पड़ा कि खुश करने के लिए कोई भी मिनिस्टर बना दिए जा रहे थे कि हाँ चलो तुम्हें कोई मंत्रालय दे दिया गया, कोई मंत्रालय ऐसे ऐसे एक एक डिपार्टमेंट में 10-10 मंत्री हैं, तो इसलिए बोला गया कि भैया सबको मंत्री नहीं बनाना है, सिर्फ 15% लोगों को ही मंत्री बनाना है। और 2003 में एक और प्रोविजन ऐड किया गया जिसके तहत 91st अमेंडमेंट एक्ट ही इसमें बोला गया कि जो डिस्क्वालीफाई होंगे लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो ये दल बदल कानून आया था, अब क्या करते हैं जो नेता दल बदलते हैं ये लोग रिजाइन देते हैं, रिजाइन देने के बाद वो मिनिस्टर बन जाते हैं दूसरी पार्टी से, उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको फिर से पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कोई सा भी व्यक्ति जो कि मिनिस्टर बनाया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो कि क्वालिफाइड एज है और सिटीजन ऑफ इंडिया है, सारी क्वालिफिकेशन उसकी हैं, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तब भी, लेकिन विद इन 6 मंथ उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा वो उस अपने पद से वंचित कर दिया जाएगा। और प्राइम जो मिनिस्टर्स हैं ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट साहब खुश हैं ये ऑफिस तब तक, जब तक प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि सही चल रहा है तब तक ये लोग ऑफिस कैरी करते हैं। और इनको ओथ एंड अफर्मेशन का काम भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। इनकी ओथ ऑफ सिक्रेसी होती है, सिक्रेसी का मतलब जो भी फैसला होगा वो एकदम सीक्रेट रखना होगा, तुम्हें ये नहीं घर भर में गा दो जाके कि ऐसा ऐसा फैसला हुआ है, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, वरना आपका ऑफिस जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा। और इनकी सैलरी वगैरह जो है वो कहाँ से ली जाती है, वो पार्लियामेंट से डिसाइड करी जाती है। आर्टिकल 77 बात करता है, ये भी वही प्रेसिडेंट वाला ही आर्टिकल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इस प्रकार रिलेटेड है कि सारे एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम बेसिकली कौन करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वही एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। और ये एडवाइस अब बाइंडिंग हो चुकी है, बाउंड है प्रेसिडेंट कि उनको मानना ही पड़ेगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 दोनों में ये बोल दिया गया कि ये चीज़ बाउंड कर दी गई, बस 78 में एक बार रिकंसिडर करने का चांस दे दिया गया है प्रेसिडेंट साहब को। 78 आर्टिकल बात करता है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में कि ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की दोनों के बीच की लिंक तैयार करना, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटी होती है। ये उनकी ड्यूटी और उनके ड्यूटी एवं उनके कर्तव्यों तथा या फिर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम जो है वो आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ड्यूटी है, उनका ये कर्तव्य है कि किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, जिससे कि पूरी व्यवस्था चलती रहे। आर्टिकल 88 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अधिकारों की बात करता है, हाउस के अंदर उनके क्या क्या अधिकार हैं, वो जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉर्मल सिटिंग में प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये सारे अधिकार आर्टिकल 88 में 88 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं। अब हम इसकी लास्ट कड़ी की तरफ आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पे हमारी पूरी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सब कुछ कार्यपालिका सब कुछ उसी पे निर्भर करता है। एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमारे संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है कि जो फैसला लिया जाएगा वो लोकसभा, राज्यसभा और इन सबके मिनिस्टर्स की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी, क्योंकि वोटिंग करी जाएगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर आता है तो आर्टिकल 75 नहीं है, ये लोकसभा लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा खेलता है इससे यूपीएससी कभी कभी एग्जाम। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आर्टिकल 75 उसी में बात करता है कि उनको अपने क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और रिमूव भी करे जा सकते हैं अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं या काम नहीं कर पाते हैं तब भी।
अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, सॉरी लोकसभा की स्ट्रेंथ से 15% से ऊपर मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। मिनिस्टर की संख्या जो होती है वो 15% निहित होती है। 2003 का जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद जोड़ा गया, वरना पहले तो बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे। इसलिए सरकार ने सोचा और कोर्ट ने भी सोचा, इसलिए 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, जिसके तहत 15% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं बन सकता। अब एक चीज, एक कंफ्यूजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर आते हैं, जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं, जो 3-4 टाइप के मैंने मिनिस्टर्स बताए, जिसमें सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा होते हैं। लेकिन इसमें जो कैबिनेट है वो न्यूक्लियस है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है। इसमें 15 से 20 मिनिस्टर आते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के सबसे खास मिनिस्टर्स होते हैं, और यही एक तरीके से कैबिनेट का रोल होता है। यही एक तरीके से जो है मेन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो कि जिसके पास पूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। इनको कभी कभी किचन कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कैबिनेट क्या करेगी ये वही डिसाइड करते हैं, जो कि मुश्किल से 15 से 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। इनमें से ज़्यादातर वो व्यक्ति होते हैं जो पीएम से सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। उनका काम सबसे ज़्यादा पीएम के साथ करना होता है, इसलिए इनको किचन कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। यही एक तरीके से न्यूक्लियस है, यही एक तरीके से अभिकेंद्र है पूरी शक्ति का, पूरी पावर का, जिनसे पूरा देश चलता है। ये था उसे क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर। इसी के साथ अंत होता है इस चैप्टर का। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद अगले चैप्टर में मैं आपका साथी अरुण सिंह आपको फिर से मिलूंगा और इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।